महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में भाषा के मुद्दे पर राजनीतिक जंग अक्सर छिड़ी रहती है। इस विवाद के केंद्र में हिंदी भाषा है, लेकिन इस राजनीतिक जंग का हिंसक रूप अब सामाजिक स्तर पर दिखने लगा है। ठाणे के लोकल ट्रेन में बीते मंगलवार को एक स्टूडेंट के मराठी न बोलने पर उसे बुरी तरह पीटा गया। इस पिटाई से आहत स्टूडेंट ने बाद में खुदकुशी कर ली। पिटाई की यह पूरी वारदात क्या है और आखिर महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी को लेकर यह भाषा विवाद क्या है, इन दोनों मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं अनुराग अन्वेषी और आप देख रहे हैं India.com। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि भाषा को लेकर लोकल ट्रेन में की गई पिटाई के बाद स्टूडेंट ने क्यों खुदकुशी कर ली। इस बारे में अर्नव के पिता जितेंद्र खेरे ने गुरुवार को पुलिस से शिकायत की है। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा है कि उनका बेटा अर्नव लोकल ट्रेन से सफ़र कर रहा था। ट्रेन में मराठी न बोलने की वजह से उसके साथ मारपीट की गई और इसी मानसिक तनाव के कारण अर्नव ने सुसाइड कर लिया। शिकायत मिलने पर कौशलवाड़ी पुलिस ने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि ट्रेन में हुई वारदात के सीसीटीवी फुटेज और उस समय यात्रा कर रहे मुसाफिरों के बयान जुटाए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया कि अर्नव अपने माता पिता के साथ कल्याण स्थित सहजीवन रेसिडेंसी में रहता था। एसीपी कल्याण जी गेटे ने बताया कि अर्नव मंगलवार सुबह कल्याण से मुलुंड की ओर लोकल ट्रेन में से कॉलेज जा रहा था, तभी यह विवाद हुआ। पुलिस के मुताबिक घर पहुंचने के बाद अर्नव ने फ़ोन पर अपने पिता को पूरे मामले की जानकारी दी। पिता को उसकी आवाज़ में घबराहट महसूस हुई। शाम को जब वह काम से लौटे तो बेटे के कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद मिला। पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खोला गया तो अर्नव मृत मिला। मराठी न बोलने पर की गई पिटाई के इस मामले को सामान्य झगड़े का मामला बताकर टाला नहीं जा सकता है। दरअसल इस विवाद की जड़ में महाराष्ट्र सरकार का एक फैसला है। जब अप्रैल 2025 में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 3 भाषा फार्मूला लागू किया था, उस वक्त भी इसका जबरदस्त विरोध हुआ था। कुछ जगहों पर इस विरोध ने हिंसक रूप भी लिया था। तब आरोप लगा था कि इन घटनाओं में राज ठाकरे की पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे ग्रुप के कार्यकर्ता शामिल हैं। यह अलग बात है कि दोनों दलों ने तब कहा था कि वे किसी भी भाषा के खिलाफ नहीं हैं और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए विरोध कर रहे हैं। इस हिंसक विरोध को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन तब भी कई हिंसक वारदात सामने आई। गैर मराठी बिजनेसमैन से लेकर आम आदमी तक पीटे गए। इसके बाद जुलाई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो उसे हम माफ़ नहीं करेंगे। कोई भाषा के नाम पर मारपीट करेगा तो उसे भी नहीं सहा जाएगा। पुलिस ने कार्रवाई की है और अगर आगे भी ऐसा हुआ तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हमें भी मराठी का अभिमान है, मगर देश की किसी भी अन्य भाषा के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता, यह भी ध्यान में रखना चाहिए, यह फडणवीस ने तब कहा था। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के खिलाफ और राज ठाकरे को लेकर सुशील केडिया नाम के एक व्यवसायी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी। सुशील केडिया ने लिखा, राज ठाकरे, मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मैं सही तरीके से मराठी नहीं सीख पाया हूँ
और आपके गलत बर्ताव की वजह से मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक आप जैसे लोग मराठी का ख्याल रखने का दावा करते रहेंगे, मैं मराठी नहीं सीखूंगा। इसके बाद सुशील केडिया के ऑफिस पर पत्थरबाजी की गई। इस पत्थरबाजी के आरोप में मुंबई पुलिस ने मनसे के 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। इसके बाद सुशील केडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर माफी मांगी और अपना बयान वापस ले लिया। लेकिन असल सवाल है कि मराठी भाषा को लेकर राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की पार्टी का यह स्टैंड आखिर क्यों है? क्यों वे भाषा के मुद्दे पर इतना आक्रामक हो जाते हैं? क्या वाकई ऐसा कर वे मराठी भाषा का कोई भला करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार प्रियदर्शन देते हैं। यह धर्म के बाद भाषा की राजनीति है, जो दरअसल महाराष्ट्र में मनसे जैसे दलों को उकसा रही है कि महाराष्ट्र मराठी अस्मिता का सवाल खड़ा करें। क्योंकि धर्म की राजनीति में तो जो हिस्सेदारी है वो बीजेपी ने ले ली, वो शिवसेना के शिंदे गुट ने ले ली, उद्धव ठाकरे गुट असमंजस पर है इस सवाल पर। लेकिन भाषा का सवाल वो है जो मराठियों को एक करने के काम आ सकता है, ये उनको लगता है। लेकिन ज्यादा बड़ी सच्चाई है कि मराठी हो या दूसरी भारतीय भाषाएं, सब लगातार गरीब हुई जा रही हैं, उनके संसाधन छीनते जा रहे हैं और एक भाषा के रूप में उनकी हैसियत कमजोर पड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में ये सारे झगड़े बेमानी हैं और एक दिन नष्ट हो जाने को अभिशप्त हैं। दुर्भाग्य से इस बीच नेताओं की कोशिश चलती रहेगी कि सड़कों पे लोगों को पीटें, अपने आप को भाषाओं का हमदर्द साबित करें, भले भाषाओं के लिए कुछ करें या न करें। भाषाएं जोर जबरदस्ती से नहीं, मोहब्बत से बढ़ती हैं। ये सबक पुराना है और हम तमाम भाषाओं के विकास में इस बात को देख सकते हैं। जब तक सरकार ने 3 भाषा फार्मूले पर संशोधन नहीं किया था, तब भाषा के इस मुद्दे ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम तस्वीर पेश की। साल 2009 से एक दूसरे के खिलाफ राजनीति करने वाले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भाषा के आंदोलन के लिए साथ आने का ऐलान कर दिया। 5 जुलाई को उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चे का ऐलान किया था। तब ठाकरे भाइयों की रैली से पहले विरोध के माहौल को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 29 जून को राज्य सरकार की पहली कक्षा से तीसरी भाषा पढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया और इसके लिए डॉक्टर नरेंद्र जाधव कमेटी बनाने का ऐलान किया था। मगर दशकों से महाराष्ट्र में चलने वाली भाषा की राजनीति का असर सड़कों पर भी देखने को मिला और मराठी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलने वालों पर हमले हुए। भाषा विरोध की इस पृष्ठभूमि को समझते हुए हमें उस मूल फैसले को भी जानना चाहिए जो महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया था। वह फैसला यह था कि महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 1 से 5 तक के लिए मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया था। लेकिन इस फैसले का भारी विरोध हुआ और इससे वापस लेने की मांग की गई। विरोध के बाद सरकार ने अप्रैल 2025 में हिंदी को सामान्य तीसरी भाषा बना दिया। अब यह एक वैकल्पिक भाषा है, लेकिन यदि किसी स्कूल में किसी कक्षा में कम से कम 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा को चुनना चाहते हैं तो उन्हें वह भाषा चुनने का विकल्प दिया जाएगा। वैसे बता दूं कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भी त्रिभाषा फार्मूला लागू किया था। ऐसे में एक सवाल मन में आ सकता है कि 1968 में लागू त्रिभाषा फार्मूला और 2020 की राष्ट्रभाषा शिक्षा नीति की 3 भाषा सूत्र में क्या फ़र्क है। जानना रोचक होगा कि 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के त्रिभाषा फार्मूला के तहत हमें हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक तीसरी भाषा पढ़ने की अनिवार्यता थी जो आधुनिक भारतीय भाषा का हिस्सा हो। यानी पहली भाषा के तहत आपको अपनी मातृभाषा पढ़ना था, दूसरी भाषा अंग्रेजी होती और तीसरी देश की कोई भी अन्य भाषा।
अब 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस 3 भाषा फार्मूले को लाया गया, उसके मुताबिक पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा पढ़नी होगी। जहां संभव होगा इसी भाषा में प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी या राज्य की दूसरी भारतीय भाषा पढ़नी होगी, जबकि तीसरी भाषा के रूप में आप अंग्रेजी या किसी अन्य भारतीय भाषा का चयन कर सकते हैं। आप चाहें तो तीसरी भाषा के रूप में किसी विदेशी भाषा का भी चयन कर सकते हैं। लेकिन 1968 में भी त्रिभाषा फार्मूला लागू नहीं किया जा सका था, क्योंकि हिंदी प्रदेश वालों ने इसे थोड़ी चालाकी के साथ, कहना चाहिए कि थोड़ी बेईमानी के साथ लागू किया था। हिंदी प्रदेश ने तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत को चुन लिया, जो हिंदी के करीब होने की वजह से आसान हो गई। यही नहीं, यहीं पर देश के दूसरे हिस्सों में खासकर गैर हिंदी क्षेत्र को यह लगा कि हमारे ही ऊपर हिंदी थोपी जा रही है। अगर हम हिंदी प्रदेश के लोगों ने तब संस्कृत के बजाय तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मराठी जैसा कोई विषय चुना होता, तो गैर हिंदी प्रदेशों में हिंदी का जो विरोध अब हो रहा है वह नहीं होता। इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।